Hello students, welcome to our channel Enrich Minds. I am Preksha Jain, back with class 8 science. Today we are going to start chapter 11, that is force and pressure. So हमें इस चैप्टर में फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ना है. तो सबसे फर्स्ट हम देख लेते हैं कि फोर्स है क्या. तो फोर्स एक टाइप का इंटरैक्शन है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल या पुश करके उसका पोजीशन चेंज करते हैं, उसमें किसी टाइप की मूवमेंट आ जाती है, कई बार चेंज होता है एंड कई बार ये सारा कुछ भी नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी डोर को पुश कर रहे हो तो वो ओपन हो रहा है, बट अगर आप वॉल को पुश करोगे तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है. तो फोर्स क्या है? एक टाइप का इंटरैक्शन है जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट को हम पुल या पुश करते हैं एक्सेप्ट इन सम कंडीशन. एंड प्रेशर क्या हो जाता है? सो प्रेशर वो एक सब्सटेंस है या फिर हम बोल सकते हैं वो एक क्वांटिटी है जिसमें हम पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो मेजर करते हैं. सो इसे और डिटेल में हम चैप्टर में पढ़ते हैं. In class 7th you have learned how objects move. So आपने class 7th में पढ़ा है कि objects कैसे move करते हैं. Do you recall how we can decide whether an object is moving faster than the other? तो आपको ये चीज़ अगर याद है कि आप कैसे डिसाइड करते हो कि कौन सी ऑब्जेक्ट फास्टर मूव कर रही है. सो अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं हमें पता है, मतलब डिस्टेंस हमें पता है, तो जिस भी ऑब्जेक्ट में सिमिलर डिस्टेंस है उसको जल्दी कवर किया, वो फास्टर मूव कर रही थी. एंड उतना ही सिमिलर डिस्टेंस कवर करने में अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो दैट मीन्स कि वो स्लोअर मूव कर रहा था. What does the distance moved by an object in unit time indicates? So unit time में जो भी distance cover होता है वो क्या indicate करता है? Speed. तो speed का formula भी हमने पढ़ा हुआ था earlier class में, distance upon time. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. तो अगर बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, बहुत ही कॉमन सा फेनोमेनन हमने ऑब्जर्व किया है, वो बॉल स्लो डाउन हो जाती है एंड रुक जाती है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड काफ़ी बार क्या होता है वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है अगर रास्ते में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. So ये दोनों चीज़ें ही पॉसिबल हैं कि बॉल या तो फिर स्लो डाउन हो सकती है या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकती है. दोनों ही अलग अलग भी हो सकता है एंड साइमल्टेनियसली भी दोनों चेंज हो सकते हैं. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? So कभी आपने ये सोचा है कि क्या वो चीज़ है, क्या वो फैक्टर है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है या फिर डायरेक्शन चेंज कर रही है? तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आ जाता है? फोर्स. Let us recall some of our everyday experiences. तो हम यहाँ पर कुछ अपना everyday experience recall करते हैं, जैसे What do you do to make a football move? So आपके everyday experiences में तो जनरली ये आएगा ना, playing. So फुटबॉल खेलते टाइम क्या करते हो जैसे फुटबॉल जो है वो मूव करे, आप उस पर किक करते हो. What do you do to make a moving ball move faster? And already अगर कोई moving ball है उसको और faster move करने के लिए क्या करेंगे, उस पर डबल से किक करेंगे with some less force. How does a goalkeeper stop a ball? गोलकीपर कैसे बॉल को स्टॉप करता है? With his hand or any gadget. A hockey player change the direction of the moving ball with a flick of the stick. तो हॉकी प्लेयर कैसे बॉल का डायरेक्शन चेंज करता है? स्टिक की हेल्प से. How do fielders stop a ball hit by a batsman? तो कोई फील्डर है क्रिकेट के गेम में जो बैट्समैन बॉल हिट करता है उसको कैसे स्टॉप करता है? तो ये सारे कुछ फिनोमेनन आप टेलीविजन पे या रियल लाइफ में देखते होंगे अपने सराउंडिंग में. इन ऑल दीज सिचुएशंस द बॉल इज either made to move faster or slower or its direction of motion is changed. तो सारी ही सिचुएशन में क्या हो रहा है ना कि बॉल जो है वो या तो फास्टर मूव करवाया जा रहा है उसको, या उसकी स्पीड जो है वो कम की जा रही है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज किया जा रहा है. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown or flicked.
तो क्या हम बोलते हैं कि अगर किसी भी बॉल पे आप किक कर रहे हो, पुश कर रहे हो, उसे थ्रो कर रहे हो या फिर फ्लिक कर रहे हो, दैट मीन्स कि उस पर क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट इज अ फोर्स? तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आ जाता है कि आखिर फोर्स होता क्या है। सो वो तो हमें पता चला कि एक टाइप का क्या है फोर्स, इंटरैक्शन है। व्हाट कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज अप्लाइड? सो किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो क्या चेंजेस आते हैं? वी शैल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो ये क्वेश्चंस के आंसर हम इस चैप्टर में फाइंड आउट करते हैं। Now the topic start here. Force, a push or a pull. Force क्या है? या तो push है या फिर pull. Actions like picking, opening, shutting, kicking, hitting, lifting, flicking, pushing, pulling are often used to describe certain task. तो ये सारे जो actions दिए हुए हैं ये कुछ task को describe करने के लिए use किए जाते हैं. Each of these actions usually result in some kind of change in the state of motion of an ऑब्जेक्ट. एंड ये सारे ही जो एक्शंस हैं उनसे क्या रिजल्ट निकलता है? कोई टाइप का मोशन होता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन से स्टॉप हो जाता है या फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है. कैन दिस टर्म बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म? लेट अस फाइंड आउट. तो ये जो टर्म है या एक्शंस हैं ये किसी दूसरे टर्म से रिप्लेस हो सकते हैं क्या? लेट अस फाइंड आउट इन एक्टिविटी 11.1. सो इस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं. टेबल 11.1 gives some example of familiar situations involving motion of objects. You can add more such situations or replace those given here. तो आपको यहाँ पर कुछ familiar situations दी हुई हैं जहाँ पर कोई object क्या है, motion में है. आप और भी situations add कर सकते हो या फिर replace कर सकते हो. Now try to identify actions involved in each case as push or pull and record your observation. तो यहाँ पर ये जो situations है ना उसमें क्या action हो रहा है, push हो रहा है या pull हो रहा है या फिर both involved हैं वो आपको mention करना है. One example has been given to help you. एंड यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल है moving a book placed on a table, इसके लिए दिया हुआ है कि यहाँ पर और कौन से एक्शंस इन्वॉल्व है. आप बुक को पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो, लिफ्ट कर सकते हो. उसके अलावा यहाँ पर क्या है, पिक कर सकते हो. बाकी जो किक है तो किक तो आप जनरली बुक को नहीं करोगे, थ्रो भी नहीं करोगे. शट या फ्लिकिंग ये भी नहीं होगा बुक के साथ. अब देखो पुश एंड पुल में आपको अगर बताना है तो यहाँ पर पुशिंग है उसमें पुश होगा एंड पुलिंग है उसमें क्या होगा, यहाँ पर पुल होगा. तो दोनों ही चीजें हैं. अभी किसी एक चीज में ऐसा पॉसिबल है कि सिर्फ पुश अकेला होगा या फिर पुल अकेला करोगे आप उसको मोशन में लाने के लिए. तो ये सारे कुछ जो सिचुएशंस हैं उसमें ये एक्शंस एंड पुश एंड पुल आपको बताना है. बहुत कॉमन सिचुएशन है जो आप अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हो. सो ये टेबल आपको कंप्लीट करना है. अब इस टेबल से कंक्लूजन क्या निकलेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं. डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शंस कैन बी ग्रुप्ड एज पुल और अ पुश और बोथ. सो आप एट द एंड क्या ऑब्जर्व करोगे ना कि ये जो हर एक एक्शन है उसमें या तो पुश हो रहा है या फिर पुल कर रहे हैं या फिर दोनों ही अवेलेबल हैं. Can we infer from this that to move an object it has to be pushed or pulled? So हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराना है ना तो उसको या तो पुश करना पड़ेगा या फिर पुल करना पड़ेगा. In science, a push or a pull on an object is called a force. तो साइंस में पुश और पुल को क्या बोलेंगे, फोर्स बोलते हैं. मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो दैट मीन्स दैट you are applying force. Thus, we can say that the motion imparted to objects was due to the action of a force. तो इसका मतलब क्या है, जब पुश और पुल कर रहे हैं तो कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आ रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है. तो वही सिंपल हो गया कि फोर्स अप्लाई करने से क्या हो जाता है, ड्यू टू द एक्शन ऑफ फोर्स ऑब्जेक्ट्स मोशन में आ जाते हैं. When does a force come into play and force कब एक्शन में आता है, मतलब क्या नेसेसरी कंडीशंस हैं जब वह जो है फोर्स गेम में आता है. लेट अस फाइंड आउट. तो हम ये फाइंड आउट करते हैं इस टॉपिक में जो कि है फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शंस. तो फोर्स कब होता है, जब फोर्स गेम में कब आता है, जब किसी टाइप का इंटरैक्शन होगा. इंटरैक्शन हम देखते हैं कैसा. सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार
in figure 11.2a, will the car move due to his presence? तो यहाँ पर सिंपल है, इस कार के पीछे ये जो मैन खड़ा हुआ है ना, तो वो सिर्फ यहाँ पर खड़ा है तो कार मूव करने लगेगी क्या? यहाँ कोई ड्राइवर नहीं है इन केस, या फिर ड्राइवर ने इंजन ऑन नहीं किया है एंड ये सिर्फ मैन के खड़े होने के इफेक्ट से कार मूव करेगी. सो नॉट एट ऑल will the suppose the man now begins to push the car, that is he applies force on it. So यहाँ पर 11.2b में दिया हुआ है, जैसे अब ये मैन जो कार के पीछे था वो क्या कर रहा है, कार पे फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो व्हाट हैपेंस इन दिस सिचुएशन, द कार में begin to move in the figure 11 in the direction of the applied force. So sorry, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि जब वो फोर्स अप्लाई कर रहा है कार के ऊपर तो क्या कार क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी. नोट दैट the man has to push the car to move it. So man को क्या करना पड़ रहा है, कार को मूव कराने के लिए पुश करना पड़ रहा है. बहुत ही सिंपल सी चीज है. जैसे अब आपको क्या एफर्ट्स डालने पड़ते हैं ना, पढ़ाई करना है तो उसको रीड करना पड़ता है या लर्न करना पड़ता है, नोट डाउन करके देखना पड़ता है. वैसे ही यहाँ पर सिर्फ ये मैन खड़ा रहेगा तो कार मूव नहीं करेगी, उसे कार को मूव कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. अब वो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है ना, तो उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी. सो ये देखो, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है एंड कार भी मूव क्या कर रही है, इसी सेम डायरेक्शन में कर रही है. सो इज इट क्लियर कि फोर्स कब होगा, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन है. इसके हम और एग्जांपल्स देखते हैं. इन फिगर 11.3 shows 3 situations that may be familiar to you. So 11.3 फिगर A, B and C में 3 situations दी हुई हैं. Can you decide who is pulling and who is pushing in these case? So यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना है कि कौन पुल कर रहा है या फिर कौन पुश कर रहा है. In figure 11.3a, both the girls appear to push each other, while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. तो यहाँ पर क्या कर रही है, दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुल कर रही हैं, पुश कर रहे हैं. तो क्या होगा कि जैसे रेसलिंग या फाइटिंग में होता है ना कि दो लोग हैंड्स पकड़ के एक दूसरे को पुश करते हैं, तो जिसका भी ज्यादा फोर्स होगा उसका ओपोनेंट पीछे हो जाता है या फिर गिर जाता है. तो यहाँ पर ये दोनों गर्ल्स भी क्या कर रही हैं, फाइटिंग कर रही हैं एंड एक दूसरे को पुश कर रही है. अब ये 11.3b में क्या कर रहे हैं, दोनों गर्ल्स एक दूसरे को पुल कर रहे हैं. एंड ये भी जनरली एक गेम होता है कि जिसमें सर्कल पुल करके घूमते हैं, तो ये राउंड्स लगाते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, पुल कर रही है दोनों गर्ल्स. Similarly, the cow and the man in figure 11.3c appear to pull each other. And ये जो 11.3c फिगर है वहां पर क्या है, काउ और मैन जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं. The girls in the two situations shown here are applying force on each other. अब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं. दैट मीन्स कि ये दोनों फोर्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं. ऑपोजिट डायरेक्शन में कैसे, क्योंकि ये वाली जो गर्ल है वो इस साइड फोर्स लगा रही है एंड ये वाली जो गर्ल है यहाँ फोर्स लगा रही है, तो दोनों क्या हो गए, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए. It is also true for the man and the cow. And ये जो है वो मैन और काउ के लिए भी हो सकता है कि ये जो दोनों हैं क्या कर रहे हैं, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं. From these examples, we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play. तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी वो फोर्स जो है वो गेम में आता है एंड पार्टिसिपेट करता है एक्टिवली. Thus, an interaction of one object with another object results in a force between the two objects. And क्या है, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जब इंटरेक्शन होगा उसी कंडीशन में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं. अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी अप्लाई नहीं किया जा सकता. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सप्लोरिंग फोर्सेस. अब हम फोर्स के बारे में और देखते हैं क्या है. लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस एंड हियर विद द help of activity 11.2, what is here,
चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक हैवी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, टेबल या फिर बॉक्स लेना है, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, जिसे आप सिर्फ हार्डली पुश करके मूव कर सकते हो, ऐसे नॉर्मली वो मूव ना करता हो। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ। अब उसको क्या करना है, आपको अपने आप से उसको पुश करने का ट्राई करना है। कैन यू मूव इट, सो उसको मूव करना पॉसिबल है क्या आपके लिए? Now ask one of your friends to help you in pushing it in the same direction. तो जैसे 11.4a में दिया है कि आप अपने फ्रेंड या फिर कजिन को बोल सकते हो घर पे कि उस बॉक्स या टेबल को पुश करने में हेल्प करे, बट कहाँ से हेल्प करना है, जिस डायरेक्शन में आप खड़े हो उसी डायरेक्शन में उसको साइड बाय साइड खड़े होके क्या करना है, पुश करना है बॉक्स को। नाउ इज इट इजियर टू मूव इट नाउ, कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो इस कंडीशन में जब आपका फ्रेंड या फिर कजिन उस पर साथ में फोर्स अप्लाई कर रहा था तो बॉक्स को मूव करना क्या हो जाएगा, लिटिल बिट इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब आप भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो, आपका फ्रेंड भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो ज्यादा फोर्स होने की वजह से क्या है, बॉक्स मूव हो सकता है। Now push the same object but ask your friend to push it from the opposite side as in 11.4b। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो अब क्या करना है, आपका फ्रेंड एक साइड से एंड आप दूसरे साइड से उस बॉक्स पे फोर्स अप्लाई करो। Does the object move? इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट मूव करेगी क्या? If it does, note that the direction in which it moves, can you guess which one of you is applying a larger force? तो यहाँ पर क्या करना है, अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो फर्स्टली तो क्या फाइंड आउट करना है कि इन केस अगर ये बॉक्स मूव करता है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंड जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, वो क्या डिसाइड करेगा, उस डायरेक्शन में खड़े हुए पर्सन को कि वो ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये जो येलो टी शर्ट पहने हुआ है, ये अगर ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा एंड ये जो ग्रीन टी शर्ट है इसका क्या हो गया, फोर्स ऑफ अप्लाइड फोर्स कम हो रहा है, देन बॉक्स किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सेम डायरेक्शन में। एंड इन केस ग्रीन जो क्लोथ है, यहाँ पे ग्रीन कलर में जो है बॉय, वो क्या है, वो ज्यादा फोर्स अप्लाई करेगा इन केस, तो क्या है, बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसका रीजन क्या हो रहा है ना, कि किस कंडीशन में बॉक्स मूव नहीं करेगा, जब दोनों का फोर्स जो है वो इक्वल होगा। दोनों का फोर्स इक्वल होने से क्या होगा कि जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। बट यहाँ पर अगर किसी एक का भी फोर्स ज्यादा है, उस कंडीशन में बॉक्स मूव जो है वो करेगा। हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वार? सो आपने टग ऑफ वार जो गेम है वो देखा है क्या? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट अ रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो इस गेम में क्या करते हैं, दो टीम्स होती हैं जो रोप को पकड़ के उसको अपोजिट डायरेक्शन में पुल करती हैं। मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। एंड क्या करते हैं, जो हर एक टीम के मेंबर्स हैं, पुल को रोप को टाइटली पकड़ के उसको पुल करते हैं कि अपने डायरेक्शन में। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव, एंड कई बार क्या है, रोप बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती है। इट इज नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन, इज इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3b? तो ये सेम इस सिचुएशन के जैसे है जहां पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बॉक्स पे, बट वो मूव नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है यहाँ पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला वो जीरो हो गया। The team that pulls harder, that is applies a larger force, finally wins the game. So अब जिस भी टीम ने ज्यादा फोर्स अप्लाई कर लिया, दैट मीन्स को रोप को अपने डायरेक्शन में पुल कर लिया, तो वो टीम क्या हो जाती है, विनर हो जाती है। What do these examples suggest about the nature of forces? तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं कि फोर्स का नेचर कैसा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाई होता है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ऑपोजिट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जो फोर्स जा रहा है वो भी है 6, फोर्स को शो करते हैं न्यूटन में, तो कैपिटल N, एंड इस डायरेक्शन में भी जा रहा है फोर्स क्या, 6 न्यूटन। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे तो +6 एंड -6, फोर्स कितना हो गया, 0। उस कंडीशन में बीच में जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगी। कोई भी अगर फोर्स ज्यादा है, जैसे यहाँ पर 16 है एंड यहाँ पर 6 न्यूटन ही है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो भी है ये इस डायरेक्शन में ही मूव करेगा।
Force applied on an object in the same direction add to one another. Now recall what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. तो किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स अप्लाइड होता है ना सेम डायरेक्शन में तो वो फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाता है. जैसे कि यहाँ पर कि सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है तो दोनों का फोर्स क्या हो गया, ऐड हो गया. बट व्हाट हैपेंड व्हेन यू एंड योर फ्रेंड pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2. So जब यहाँ पर आपके फ्रेंड ने बॉक्स को सेम डायरेक्शन में पुश किया तो वो मूव हुआ ना. If the two forces act in the opposite directions on an object, the net force acting on it is the difference between the two forces. तो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट क्या है ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो नेट फोर्स हो जाता है ना वो दोनों का डिफरेंस होता है. दैट मीन्स कि फोर्स 1 एंड फोर्स 2 का जो डिफरेंस है सब्सट्रैक्शन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो क्या होता है, नेट फोर्स. What did you observe in activity 11.2 when both of you were pushing the heavy box from opposite direction? तो जब आप और आपका फ्रेंड बॉक्स को ऑपोजिट डायरेक्शन से हेवीली पुश कर रहे थे तब क्या चेंज ऑब्जर्व किया कि बॉक्स में इतना इजीली कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ. सो recall that in tug of war when two teams pull equally hard the rope does not move in any direction. So यहाँ पर tug of war में भी क्या है, अगर equal forces अप्लाई होगा so उस कंडीशन में भी ये जो रोप है वो मूव नहीं करेगी एंड जो पोजीशन है या मोशन में ऑब्जेक्ट नहीं आता है. तो यही सेम बॉक्स के केस में भी अप्लाई होता है और दूसरे चीज में भी कि अगर ऑपोजिट डायरेक्शन तो है ही पर अगर क्या है सिमिलर फोर्स है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा. सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू अदर्स. तो फोर्स क्या हो सकता है, किसी एक चीज से ज्यादा या कम है या फिर इक्वल हो सकता है. द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे एक्सप्रेस की जाती है, विद द हेल्प ऑफ मैग्नीट्यूड. We have also to specify the direction in which a force act. So अब हमें अगर ये भी बताना है कि किस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो एक्ट करेगा तो also the direction of or the magnitude of the applied force changes, its effect also changes. तो अगर क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है जो अप्लाइड फोर्स है उसका, तो क्या हो जाएगा, उसके जो इफेक्ट्स है ना वो भी चेंज होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड मतलब कि जो फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में क्या है जो इफेक्ट्स आते हैं फोर्स के वो भी चेंज हो जाएंगे. नाउ क्लियर अबाउट दिस. In general, more than one force may be acting on an object. So एक ही टाइम पर क्या है, एक ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्स अप्लाई हो सकते हैं. However, the effect on the object is due to the net force acting on it. But जो ऑब्जेक्ट के मोशन पे इफेक्ट होता है ना वो किससे होता है, नेट फोर्स से होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन. हमने फोर्स पढ़ लिया कि क्या होता है. देन एक्सप्लोरिंग फोर्सेस जो है कि अगर सिमिलर टाइप ऑफ फोर्सेस है ऑपोजिट डायरेक्शन में तो फोर्स जीरो हो जाएगा क्योंकि सिमिलर डायरेक्शन में फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हैं दो पर्सन तो वो फोर्स क्या है उसको ऐड कर लेते हैं, उस कंडीशन में फोर्स का जो है अमाउंट इंक्रीज हो जाता है. पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो पर्सन फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाता है एंड ये जो मैग्नीट्यूड आता है वही डिसाइड करता है कि फोर्स जो है वो स्लो होगा या फास्ट होगा. तो क्लियर है ना. अभी हम देखेंगे क्या कि फोर्स कैसे स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है. Let us now find out what happens when a force act on an object. So किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स एक्ट होता है तो क्या चेंजेस आते हैं. Let us find out with the help of activity 11.3. Take a rubber ball and place it on a level surface such as a tabletop और अ कंक्रीट फ्लोर. सो एक बॉल लेना है आपको यहाँ पर एंड उसके साथ क्या करना है, उसको टेबल पे या फ्लोर पे रखना है जहाँ पर प्लेन सरफेस हो. नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस. अब उसके बाद जो लेवल सरफेस है ना उस पे ही बॉल को पुश करना है. डज द बॉल बिगिंस टू मूव. तो बॉल क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देगी. तो क्वेश्चन मार्क है, हमारा आंसर क्या होगा, यस. Push the ball again while it is still
मूविंग। सो जब तक वो मूव कर रही है ना तो उसको अगेन पुश करना है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड? सो ऑलरेडी मूविंग बॉल को अगर आप पुश करोगे तो स्लाइटली उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज? तो स्पीड क्या होगी? डिक्रीज होगी अगर आप बॉल को डबल से पुश कर दोगे तो। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल। देन क्या करना है आपको? जो मूविंग बॉल है उसके आगे अपना पाम लगाना है, अपना हैंड रखना है। और उसके बाद क्या करोगे? रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट। तो जैसे ही आप मूविंग बॉल आपका पाम टच करे तो आपको पाम को रिमूव कर देना है। Now what you observe, does your palm apply a force on the ball? तो जो palm है उसने बॉल पर फोर्स अप्लाई किया ना, क्योंकि अगर बॉल ने टच किया palm को तो उसकी स्पीड क्या हो गई? स्लो हो गई। What happens to the speed of the ball now? तो बॉल की स्पीड क्या होगी? कम हो जाएगी। Does it increase or decrease? It is decreasing. What would happen if you let your palm hold the moving ball? So अगर आपका palm moving ball को hold कर लेता है तो moving ball क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। So यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। You might recall similar situations। तो आप इस टाइप से और दूसरी situations भी रिकॉल कर सकते हैं, जैसे कि For example, while taking a penalty kick in football, the player applies a force on the ball. तो पेनाल्टी किक में क्या होता है? जो प्लेयर है वो बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वाज एट रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वाज 0। तो जो पेनल्टी किक है स्पेशली उसमें बॉल क्या है? रेस्ट कंडीशन में होती है, रखी रहती है, तो वो क्या हो गया? उसकी 0 स्पीड है। एंड सडनली इंक्रीज होगी स्पीड क्योंकि बॉल स्टार्ट मूविंग। द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव्स टुवर्ड्स द गोल। तो जो फोर्स अप्लाई किया उससे क्या होता है? बॉल गोल के साइड पर मूव करने लगती है। सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप अप टू सेव द गोल। तो अब क्या है? जो गोलकीपर का काम ही यही है कि बॉल के लिए डाइव करता है, बॉल के ऊपर जंप करता है एंड बॉल गोल होने से बचा लेता है। By his action, the goalkeeper tries to apply a force on the moving ball. तो ये जो वो डाइव कर रहा है या जंप कर रहा है तो उसके क्यों है? बॉल पे फोर्स अप्लाई करने के लिए, जिससे बॉल रुक जाए। The force applied by him can stop or deflect the ball. So उसने जो फोर्स अप्लाई किया ना उससे क्या होती है? बॉल या तो रुक जाती है या फिर डायरेक्शन चेंज कर लेती है अपना। Saving a goal being scored, and उसी चीज से गोल होना बच जाता है। If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases to 0. So in case अगर गोलकीपर जो है उसने गोल होने से बचा लिया तो बॉल का क्या होता है? स्पीड 0 पे आ जाती है। These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. तो यहाँ से क्या निकलता है? जो हमने एक्टिविटी में भी पढ़ा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे क्या कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है। If the force applied on the object is in the direction of its motion, the speed of the object increases. So जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का मोशन जो है वो इंक्रीज होगा। If the force is applied in the direction opposite to the direction of motion, then it results in a decrease in the speed of the object. And अगर फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो क्या हो जाएगा? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ 11.7 में दिया हुआ है क्या? टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज टू बी पुश्ड रिपीटेडली। सो इस टायर को क्या करना है? मूव अगर करना है तो देखो टायर भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड फोर्स भी जो है यहाँ पर ही अप्लाई किया जा रहा है। सो अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो रही है? स्पीड इंक्रीज हो रही है। बट अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगा कि टायर का डायरेक्शन ये है एंड फोर्स यहाँ से अप्लाई कर लें हम तो क्या हो जाएगा? इस डायरेक्शन में जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी एंड ये जो कॉम्बिनेशन है सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड सेम डायरेक्शन ऑफ स्पीड, यहाँ पर जो स्पीड है वो इंक्रीज होगी। क्यों हो रहा है? क्योंकि सिमिलर डायरेक्शन में हम दोनों स्पीड को या दोनों फोर्स एंड फोर्स के डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पर क्या हो जाता है? जो मोशन हो रहा है और फोर्स का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, इसलिए हम उसका डिफरेंस निकालते हैं। सो क्लियर हो गया ना कि स्पीड के चेंज होने से क्या हो रहा है? कैसे हो रही है स्पीड चेंज?
फोर्स अप्लाई करने से, या फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है फोर्स अप्लाई करने से। नाउ पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो अब पहेली के माइंड में ये क्वेश्चन है कि अगर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, तो क्या सिर्फ ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज होता है या फिर कोई और चेंजेस भी उस ऑब्जेक्ट में आते हैं। सो लेट्स सी इट इन एक्टिविटी 11.4। Take a ball and place it on a level surface as you did in activity 11.3। तो जैसे 11.3 में क्या है कि एक लेवल सरफेस पे बॉल रखना है। Make the ball move by giving it a push। अब बॉल को पुश करके उसको मूव करने देना है। Now place a ruler in its path as shown in figure 11.8b। तो 11.8b में जैसे यहाँ पर रूलर दिया हुआ है ना, इसे लगाना है। In doing so, you would apply a force on the moving ball। So ऐसा करने से क्या कर रहे हो, आप बॉल पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो। Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? जब बॉल जो है वो रूलर से स्ट्राइक की तो भी वो क्या सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to its पाथ। तो क्या करना है अब आपको यहाँ पर कि इस एक्टिविटी को रिपीट करना है, एंड रिपीट करोगे जब उसमें क्या करना है कि मूविंग बॉल को ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना है। जो बॉल मूव कर रही है ना, उसका पाथ जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट करना है, डेविएट करना है। किसकी हेल्प से, रूलर की हेल्प से। बट यहाँ पर डिफरेंट एंगल्स के लिए हमें ऑब्जर्व करना है। अब in each case note your observation about the direction of motion of the ball after it strikes the ruler। तो हर एक कंडीशन में जो अलग अलग डायरेक्शन में जब वो जाएगी ना, तो वो हमें ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करना है। Now let us consider some more example in a game of volleyball। Players often push the moving ball to their teammates to make a winning move। So क्या होता है ना, वॉलीबॉल के गेम में जो प्लेयर्स है वो बॉल को पुश करते हैं, मूविंग बॉल को ऑलरेडी मूविंग बॉल जो होती है उसे पुश करते हैं, एंड जो टीममेट्स है वो सारा ये जो बॉल को मूव कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं वो कंबाइनली करते हैं, बिकॉज ये टीम गेम है। Sometimes the ball is returned to the other side of the court by pushing or smashing it। So अब कई बार इस कंडीशन में क्या गोल होता है, गोल हो रहा है तो क्या होता है, बॉल जो है वो ऑपोजिट साइड चली जाती है कोर्ट के। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat। And cricket के गेम में क्या है कि बॉल जो है जब शॉट लगाते हैं बॉल पे तब वो मूव करती है, जब उस पर फोर्स लगा रहे हैं ना बैट की हेल्प से, उस कंडीशन में बॉल जो है इतना मूव करती है। Is there any change in the direction of motion of the ball in these cases? तो इस केसेस में जो बॉल है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है क्या? तो yes, it can be possible। In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of a force। तो ये जितने भी एक्सपीरियंस हमने देखे, अभी एक्टिविटीज देखी या फिर एग्जाम्पल्स जो हैं, उसमें क्या है कि जो स्पीड और डायरेक्शन है ना किसी मूविंग बॉल का, वो कैसे चेंज हो जाता है, फोर्स अप्लाई करने से चेंज हो जाता है। और कुछ नए एग्जाम्पल्स बता सकते हो आपकी जहाँ पर क्या है स्पीड में चेंज आ रहा हो। तो व्हीकल जो है जब उसमें ब्रेक अप्लाई होता है तो ब्रेक अप्लाई होने से क्या हो जाता है, स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है। एंड अगर ब्रेक ज्यादा ही फास्टली अप्लाई किए तो अल्टीमेटली जो व्हीकल है वो रुक जाएगा, एंड स्पीड को इंक्रीज भी किया जा सकता है उस पर और ज्यादा फोर्स लगा के। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change in its state of motion। तो कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है ये दो ऑब्जेक्ट की स्पीड को या फिर उसके डायरेक्शन को? That is a change in its state of motion। तो उस ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसमें चेंज आना। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। तो इसका मतलब क्या निकलता है, जो फोर्स होता है ना वो किसी ऑब्जेक्ट का मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। तो क्लियर हो गया यहाँ फोर्स के बारे में कि फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, मोशन क्रिएट कर रहा है।
Now, does it mean that the application of force would always result in a change in the state of motion of the object? तो क्या हर एक कंडीशन में फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज करेगा? Let us find out. It is common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. So बहुत ही common सा experience है कि काफ़ी टाइम क्या होता है ना कि जो फोर्स के एप्लीकेशन है वो मोशन जो चेंज हो रहा है ना, स्टेट ऑफ मोशन चेंज है, उसमें रिजल्ट नहीं करते. मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है बट फिर भी किसी भी टाइप का मोशन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, a heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert. So अगर किसी heavy box पे क्या कर रहे हो, उसको मूव करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तो मिनिमम फोर्स उसको मूव करने के लिए एक्सर्ट होना कंपलसरी है. एंड अगर वही मिनिमम फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा तो वो ऑब्जेक्ट भी मूव नहीं करेगी. Again, no effect of the force is observed when you try to push a wall. तो अगर आप वॉल का ही एग्जांपल लो तो उसमें भी आप वॉल को कितना भी पुश कर लो वो मूव नहीं करती है, वो ऐसे की ऐसी स्टैटिक रहती है. सो क्लियर हो गया ना कि फोर्स अप्लाई होने से क्या है, स्टेट्स ऑफ मोशन. दैट मीन्स कि उस ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है या फिर डायरेक्शन चेंज हो रहा है. Now next topic है force can change the shape of an object. तो अभी तो हमने क्या देखा कि मोशन जो क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट कंडीशन से मोशन में लेकर आ रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लेके जा रहा है. बट क्या फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है? लेट अस फाइंड इट आउट विद एक्टिविटी 11.5. Some situations have been given in column 1 to of table 11.2. So 11.2 के column 1 में कुछ situations दी हुई हैं in which objects are not free to move. So उसमें क्या है, objects जो है वो freely move नहीं कर सकते. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. So ये जो है वो objects freely move नहीं करती हैं. column 2 में दिया हुआ है कि इन objects पे कैसे force apply किया जाए, and third condition दी हुई है वही diagrammatically कि how to apply force. Now what you have to do is try to observe the effect of force in as many situations as possible. तो जितनी भी situation है उनमें आपको क्या find out करना है, एक्शन ऑफ फोर्स, कि अब ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो रहा है या फिर शेप चेंज हो रहा है. यू कैन ऑल्सो एड फेमिलियर सिचुएशन यूजिंग कॉलम अवेलेबल मटेरियल फ्रॉम योर एनवायरमेंट. अपने एनवायरमेंट से और दूसरे मटेरियल्स को भी ऐड कर सकते हो आप यहाँ पर कि क्या सिचुएशन है, कैसे उस चीज़ पर फोर्स अप्लाई होता है, एंड डायग्राम टू एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. नोट योर ऑब्जर्वेशन इन कॉलम 4 and 5 ऑफ द टेबल. अब यहाँ पर ये दो कॉलम्स में अपने ऑब्जर्वेशन नोट करना है. फर्स्ट दिया हुआ है अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट, देन हाउ टू अप्लाई फोर्स ऑन इट, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स. तो इसमें इस फ्लोर का या जो डो बन गया उसका मोशन चेंज हो गया क्या? बिल्कुल भी नहीं, बट उसका शेप चेंज होगा. तो यहाँ पर आ जाएगा यस, एंड ये दो कॉलम रहेंगे क्या? नो. सेकेंड दिया हुआ है कि स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल बाय सिटिंग ऑन द सीट. सो जो ये सीट है वो तो स्प्रिंग से फिटेड है बाइसिकल से, बट इस सीट पर क्या हो रहा है, कोई पर्सन बैठेगा तो ये होगी क्या, पुश या फिर पुल. थोड़ा स्लाइटली शेप चेंज होगा बट इसमें मोशन तो नहीं हो रहा है. सो इसी टाइप से आपको बाकी दो कंडीशंस के बारे में भी लिखना है. What do you conclude from the observation noted in table 11.2? So 11.2 में जब आप observations note down करोगे तो क्या observe करेंगे हम? What happened when you apply a force on an inflated balloon by pressing it बिटवीन योर पाम्स. जब आपने जो बलून था उसको अपने पाम के बीच में रख के उसमें प्रेस किया उसको, तो क्या चेंज आता है, बलून जो होगा वो बस्ट हो जाएगा. What happens to the shape of a ball or dough when it is rolled to make a chapati? और जो डो होता है उसके शेप में क्या चेंज आता है? डो क्या है, जिसे आप रोल करके उसे चपातीस बनाते हो. What happens when you press a rubber ball placed on a टेबल? सो जब आप रबर बॉल को प्रेस करते हो तो उसमें क्या चेंज आता है?
In all these examples, you saw that the application of force of an object may change its shape. So हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकता है. इट इज नॉट कंपल्सरी कि फोर्स क्या है सिर्फ मोशन क्रिएट करेगा, वो और क्या कर सकता है, शेप को चेंज भी कर सकता है. Having performed all the above activities, you would have realized that a force. तो ये सारे एक्टिविटी के बारे में पढ़ने के बाद हम क्या रियलाइज कर सकते हैं कि फोर्स may make an object move from rest. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो मूव करने लगती है फोर्स अप्लाई करने से. अब may change the speed of an object if it is moving. तो अगर वो ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट है एंड उसमें अप्लाई कर दिया जाए फोर्स तो वो और ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं. थर्ड इज मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और क्या हो रहा है कि जो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर जो बोट बनाई हुई है ना तो उस बोट के शेप में भी क्या है, चेंजेस आए हैं. देन मे कॉज सम ऑफ ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स. तो फोर्स जो है वो इनमें से कुछ या सारे इफेक्ट्स परफॉर्म कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सराउंडिंग सिचुएशंस. While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. So क्या है कि ये फोर्स जो है वो एक चीज को किसी वन पोजीशन से अनदर पोजीशन तो रख रहे हैं एंड ये इम्पोर्टेंट भी है क्या याद रखना कि कोई भी एक्शन जो है जो कि क्या ले रहा है, कंप्लीट हो रहा है, वो किसकी वजह से, बाय द एक्शन ऑफ फोर्स. इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अगर मूव नहीं कर रही है तो उसका भी क्या होगा, उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है. Does an object cannot move by itself, it cannot change the speed by itself. तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है या फिर उसमें क्या है, किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि उस पर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ है और उसका शेप भी चेंज नहीं होगा उस कंडीशन में. तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि फोर्स कब कब होता है, कि उसके लिए क्या क्या कंपल्सरी है. तो ये पॉइंट्स हमने पढ़ लिए. अब नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे क्या, टाइप्स ऑफ फोर्सेस. और टाइप्स ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट टॉपिक क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस. और कॉन्टैक्ट फोर्सेस में दो और सब टाइप्स हैं, वो क्या है, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन. उसके बाद दूसरी कैटेगरी आती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. उसमें क्या आ जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सेट्रा. सो हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या, मस्कुलर फोर्स. कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट. तो आप किसी भी बुक को पुश या पुल कर सकते हो या उसको लिफ्ट कर सकते हो बिना टच किए. कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट. तो वाटर की बकेट को बिना होल्ड किए उसको उठा सकते हो क्या. जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट. तो अगर क्या करना है, फोर्स अप्लाई करना, उसके लिए क्या जरूरी है, उस ऑब्जेक्ट के साथ बॉडी का कॉन्टैक्ट जरूरी है. तो कॉन्टैक्ट में ऑल्सो भी विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप. अब ये कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं हो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो, इनडायरेक्ट भी हो सकता है कि विद द हेल्प ऑफ स्टिक हो या फिर विद द हेल्प ऑफ रोप. When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? तो जब आप किसी बैग को लिफ्ट कर रहे हो या बकेट उठा रहे हो तो उस कंडीशन में फोर्स जो है वो कहाँ से रहा है. जो दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी. ये किससे होता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स हैं उसके हेल्प से हो रहा है. द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स. एंड जो मसल्स के एक्शन की वजह से फोर्स हो रहा है ना, उसे ही बोलते हैं क्या, मस्कुलर फोर्स. अब यहाँ पर एक और जो टर्म आया कॉन्टैक्ट, एंड ये हम कैटेगरी ही पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की, तो वो चीज़ भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि जहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो वो क्या है, ह्यूमन बॉडी से कॉन्टैक्ट अगर है
तो वो हो जाता है सिंपली कॉन्टैक्ट फोर्स। तो क्लियर हो गया ना कि मस्कुलर फोर्स क्या है, और कि मस्कुलर फोर्स जो है वो बॉडी के किसी पार्ट को यूज करके अप्लाई किया जाता है। अब अगर हमें एग्जांपल बताने बोला जाए तो आप कोई ब्रिक उठा रहे हो ग्राउंड से, या फिर किसी भी चीज को लिफ्ट कर रहे हो आर्म्स की हेल्प से या लेग्स की हेल्प से, आप जो भी फंक्शन करोगे, वेदर इट इज राइडिंग बाइसिकल और किकिंग एनी ऑब्जेक्ट, तो ये सब क्या किस में आ जाएगा, मस्कुलर फोर्स में। आगे क्या है, एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। सो एनिमल्स में भी क्या है, मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई करते हैं वो काफी सारे फिजिकल एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्सेस, डंकीज एंड कैमल्स आर यूज्ड टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। सो ये दूसरे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं जिनको बहुत यूज किया जाता है अपने पर्पस के लिए। दे यूज मस्कुलर फोर्स, एंड वो उस पर्पस में क्या करते हैं, जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, मस्कुलर फोर्स होता है। जैसे कैमल कार्ड्स होते हैं, डंकी को भी वेट कैरी करने के लिए होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। तो ये सारे जो एक्टिविटीज एनिमल परफॉर्म करते हैं उसमें भी क्या है, मस्कुलर फोर्स ही अप्लाई होता है। Since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called contact force. So जो muscular force है वो कब अप्लाई होता है, जब किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट हो, और कांटेक्ट भी कैसा, उस ऑब्जेक्ट से किसी ह्यूमन का कांटेक्ट हो। सो उस कंडीशन में होगा मस्कुलर फोर्स। एंड इसको कांटेक्ट फोर्स भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के कांटेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में कांटेक्ट प्रेजेंट है, दैट इज वाई क्या हो जाता है, कांटेक्ट फोर्स होता है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन। रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो यहाँ पर कुछ एक्सपीरियंस रिकॉल करना है, जैसे बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। सो बॉल अगर रोल कर रही है तो थोड़े टाइम बाद क्या होती है, वो स्लो डाउन होते हैं एंड अल्टीमेटली रेस्ट कंडीशन पर आ जाती है। व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसिकल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप। और अगर बाइसिकल को पेडल करना बंद कर दोगे उसमें भी क्या होगा, वो थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी। A car or a scooter also comes to rest once its engine is switched off. And कोई कार और स्कूटर है ना, वो भी क्या रेस्ट कंडीशन पर आ जाती है जब उसका इंजन स्विच ऑफ किया जाए। Similarly, a boat comes to rest if we stop rowing it. और अगर बोट को रो करना स्टॉप कर दो तो वो बोट भी जो है वो रेस्ट कंडीशन पर आ जाएगी। कैन यू एड सम मोर एक्सपीरियंसेस। तो और कोई एक्सपीरियंस आप यहाँ ऐड कर सकते हो। हमें यहाँ पर क्या देखना है, फ्रिक्शन से रिलेट करना है ये एग्जाम्पल्स को। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक टाइप का फोर्स है जो कि मोशन को अपोज कर रहा है। जैसे कहीं भी फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आती है, बट फ्रिक्शन जो है वो ऐसा फोर्स है, वो फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है एंड उस मूवमेंट और मोशन को स्टॉप कर देता है। So in all these situations, no force appear to be acting on the object. तो इन सारी सिचुएशंस में क्या है, कोई भी फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स पे नहीं आ रहा, yet their speed gradually decreases. बट स्पीड क्या है, डिक्रीज हो रही है। What and they come to rest after some time. और वो ऑब्जेक्ट क्या है, थोड़ी स्पीड डिक्रीज होने के बाद रेस्ट पे आ जाते हैं। What cause a change in their state of motion. तो स्टेट ऑफ मोशन में क्यों चेंज आ रहा है, could some force be acting on them. उस पर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है क्या। Can you guess the direction in which the force must be acting in each case. So आप ये फाइंड आउट कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हर एक कंडीशन में कहाँ से अप्लाई हो रहा है। The force responsible for changing the state of motion of object in all these एग्जाम्पल्स इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो ये सारे ही एग्जाम्पल में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ना, जिससे क्या हो रहा है, मोशन की स्टेट चेंज हो रही है किसी ऑब्जेक्ट की, सो वो क्या है, सारे ही एग्जाम्पल ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, जिससे कि ऑब्जेक्ट का मोशन चेंज हो रहा है या फिर वो स्टॉप हो रही है, तो वो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. And ये force of friction ही है surface and ball के बीच में, जिससे कि क्या होता है, जो बॉल है वो रेस्ट कंडीशन पर आ जाती है। एंड सिमिलरली द फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू अ स्टॉप
once you stop rowing। तो अब देखो रो एंड जो रोइंग करते टाइम जो स्टिक यूज हो रही थी एंड वाटर, उसके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहा, इसलिए रोइंग करना बंद किया, तो बोट भी क्या है, स्टॉप हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में इंटरेक्शन होना कंपलसरी है। तो एक टाइप से कांटेक्ट है, दैट मीन्स कि ये भी क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस हैं। The force of friction always act on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion। तो जो force of friction है वो हमेशा कहाँ पर जाता है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है एंड उनका डायरेक्शन जो है वो चेंज करता है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of contact force। तो force of friction जो है वो कहाँ पर arise हुआ, वो कैसे arise हो रहा है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब कांटेक्ट है तब arise हो रहा है। तो ये भी इसलिए किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। You will learn more about this force in chapter 12। तो इस फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। यू मे बी वंडरिंग वेदर इट इज एसेंशियल फॉर द एजेंट applying a force on an object to be always in the contact with it। let us find out। so अगर किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पर्सन को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है, so हमेशा कांटेक्ट होना दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जरूरी है क्या? so आंसर क्या है, नो। क्योंकि अब नेक्स्ट कैटेगरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या हुआ, दो ऑब्जेक्ट्स को कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है, एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होगा, एज सच कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी फिर। सो टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंड शेप पेंसिल एट वुडन रोलर as shown in figure 11.10। तो जैसे 11.10 फिगर में दिया हुआ है ना, यहाँ पर क्या लेना है कि एक बार मैग्नेट का पीस एंड उस बार मैग्नेट को जो लॉन्गर साइड होगी ना मैग्नेट की, उसको ऐसे यहाँ पर ये 3 पेंसिल्स लगाने हैं। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। तो ये जो मैग्नेट है ना, उसको कहाँ लेके जाना है, जिस दूसरे मैग्नेट के नीचे पेंसिल्स लगी हुई हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, bring the other end of the magnet near the same end of the magnet placed on the rollers। तो यहाँ पर अब देखो ये ग्रीन साइड है और यहाँ पर ब्लू साइड है, ऑपोजिट पोल्स हैं, जिसका मतलब क्या है, ये जो पेंसिल्स हैं वो यहाँ मूव करेंगे। हम ऑलरेडी 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। बट अगर क्या है, सिमिलर पोल्स यहाँ पर सामने आती हैं तो दोनों ही ये टॉय एरोप्लेन जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, ठीक है ना। नो सॉरी, हियर इज वन करेक्शन, अगर ऑपोजिट पोल्स हैं तो क्या होगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, अट्रैक्ट करेंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। एंड जब दोनों सिमिलर पोल्स हैं उस कंडीशन में भी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव तो करेंगे, बट क्या होगा, यहाँ पर रिपल्शन फोर्स लग रहा है। जो क्लियर हो गया ना ये एक्टिविटी 11.6। यहाँ पर हमने मैग्नेट की हेल्प से किया कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट मोशन हो सकता है। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? तो अगर सिमिलर पोल वाले मैग्नेट लेके जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या रोलर बिगिन मूव करने लगेगा? Does it always move in the direction of the approaching magnet? तो वो हमेशा अप्रोचिंग मैग्नेट के डायरेक्शन में ही मूव करता है क्या? No. What do these observations suggest? Does it means that the some force must be acting between the two magnets? तो ये जो कंक्लूजन निकल रहा है कि विदाउट एनी कांटेक्ट दो मैग्नेट्स जो है वो मूव कर रहे हैं। सो ये जो मूवमेंट है, ये जो फोर्स है, तो वो उस मैग्नेट को मूव करने में हेल्प कर रहा है। You have learned in class 6 that like poles of the magnet repel each other and unlike poles attract each other। तो जो like poles है वो क्या हो गए,
जो लाइक पोल्स हैं वो जब कांटेक्ट में आते हैं तब रिपल्शन होता है, एंड जब अपोजिट पोल्स कांटेक्ट में आते हैं तो क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। सो जो अट्रैक्शन और रिपल्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो भी पुल या पुश का फॉर्म है। Do you have to bring the magnets in contact for observing the force between them? So उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को कांटेक्ट में रखना जरूरी है क्या, उनके क्या देखना है अगर हमें, तो फोर्स देखना है उन दोनों के ऑब्जेक्ट्स के बीच में। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it। तो एक मैग्नेट जो है वो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, या फिर जो फोर्स का एक्शन है वो हमें देखने मिल सकता है। The force exerted by a magnet is an example of non-contact force। इसीलिए जो फोर्स अप्लाई करते हैं with the help of magnet, जो मैग्नेट्स विदाउट टच के फोर्स को क्रिएट कर लेते हैं, वो क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। Similarly, the force exerted by a magnet on a piece of iron is also a contact force। So जो फोर्स exert हो रहा है किससे, आयरन पीस एंड मैग्नेट पीस से। सो वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मैग्नेट और आयरन के बीच में कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, बिना कॉन्टैक्ट के ही क्या है वो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस पढ़े में एग्जांपल्स किस किस के पढ़े, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन, और सेकंड जो हमने पढ़ा उसमें एक पढ़ लिया क्या, मैग्नेटिक फोर्स। अब नेक्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, अ स्ट्रॉ इज said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। so इस एक्टिविटी को आप रीड करो, बहुत सिंपल सा है। इसका हम कंक्लूजन देखते हैं कि ये जो स्ट्रॉ है ना, इसको रब किया जब पेपर से या फिर टर्किश की जो टॉवल होती है उससे, एंड देन ये जो दूसरी स्ट्रॉ है उसको नियर बाय लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये जो स्ट्रॉ है वो मूव करने लगेगी। Such a straw is an example of charged body। so जिस स्ट्रॉ को क्या किया है, रब किया है, वो किसकी तरह बिहेव करेगी, एक चार्ज्ड बॉडी की तरह एक्ट करेगी। The force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। तो जो फोर्स एक्सर्ट होता है ना किसके थ्रू, अनचार्ज्ड बॉडी एंड चार्ज्ड बॉडी के थ्रू, उसको ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। This force come into play even when the electrostatic force, therefore, so ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कब होता है, जब किसी भी दो ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट हो और एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। दोनों नियर बाय आते हैं, हम कांटेक्ट भी नहीं बोल सकते एज सच। तो ये कब फोर्स होता है, जब बॉडीज हैं वो कांटेक्ट में नहीं होती हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। एंड ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो किसका एग्जांपल है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का है। यू विल हेल्प मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 15। और चैप्टर 15 में आप इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। नाउ अब जो थर्ड है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्सेज है। तो हमने यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में पढ़ लिया। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि किससे हो रहा है, मैग्नेट से हो रहा है। देन उसके बाद क्या पढ़ा हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि किससे हो रहा है, चार्जेस की हेल्प से हो रहा है। Now there is gravitational force। so you know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand। तो आपके हैंड में कोई भी पेन या कॉइन या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो वो हैंड से स्लिप होके कहाँ पर जाके गिरती है, ग्राउंड पे। लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। और अगर प्लांट से कोई भी ऑब्जेक्ट डिटैच हो रहा है, लीफ है या फ्रूट है, वो भी जाके कहाँ पर गिरता है, ग्राउंड पे गिरता है। Have you ever wondered why it is so? तो ऐसा क्यों हो रहा है? When the coin is held in your hand, it is at rest। तो जब आपके हैंड में रखा हुआ है ना कॉइन, तो वो क्या है, रेस्ट कंडीशन पे है।
As soon as it is released, it begins to move downwards, and जैसे ही वो रिलीज होती है तो वो डाउनवर्ड मूव होने लगता है. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हैंड में कॉइन था एंड जब वो ग्राउंड पे गिरा तो उसमें क्या हुआ, मोशन क्रिएट हुआ. Can this happen without a force acting on it? So ये force apply किए बिना भी change हो सकता है क्या? So which is this force? ये कौन सा force है? Gravitational force है. That means कि ये जो force है वो अर्थ के पास है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एयर में होती है तो वो अर्थ उसको अट्रैक्ट कर लेता है एंड वो अर्थ पर आ जाती है. So objects or things fall towards the earth because it pulls them. तो अर्थ क्या करती है, उन ऑब्जेक्ट्स को पुल कर लेती है. This force is called the force of gravity, and इस force को specifically क्या बोलते हैं, force of gravity और just gravity. This is an attractive force, and ये क्या है, एक टाइप का attractive force है. Just the force of gravity acts on all object. तो force of gravity जो है ना वो सारे ही objects पे अप्लाई होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हैंड से गिराओगे या किसी बिल्डिंग से तो वो कहाँ पर जाती है, अर्थ पे. The force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. So जो force of gravity वो सारे objects पे तो अप्लाई होता है including the human beings or the living beings, and किसी भी टाइम ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो सकता है. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap, and जो टैप से वाटर आ रहा है तो डाउनवर्ड्स ही जाता है, वो भी किस वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. वाटर इन रिवर्स फ्लो डाउनवर्ड्स ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सो रेन वाटर है, स्प्रिंग में जो वाटर है, वाटरफॉल्स में जो वाटर है, या फिर रिवर वाटर भी है, जनरली जो डाउनवर्ड फ्लो ही होता है, वो सब किसकी वजह से है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तो अब ये तो ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन. तो ग्रेविटी जो है वो सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है. इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. तो अर्थ पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स है ना वो क्या है, एक दूसरे पे ये फोर्स एक्सर्ट करते हैं, एंड यही जो फोर्स है ना, दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. इस फोर्स को ही क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. तो यहाँ पर हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ लिए. कॉन्टैक्ट फोर्स में किसका एग्जाम्पल आया था, मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. एंड सेकेंड जो हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़े उसमें क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स. सो क्लियर है, यहाँ पर हमने फोर्स कैसे कोई ऑब्जेक्ट में मोशन होता है या फिर शेप चेंज होता है एंड द टाइप्स ऑफ फोर्सेस कंप्लीट किया. अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, प्रेशर. तो प्रेशर क्या है, पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स अप्लाई है होता है वो है प्रेशर. और डिटेल में इसको देखते हैं. You have learnt in class 7th that strong winds during a storm or a cyclone can blow away even the rooftops. तो आपने जो साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म्स के बारे में पढ़ा था उसमें क्या आया कि जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से विंड होती है एंड फोर्सफुली विंड्स आती हैं तो वो रूफटॉप भी रिमूव कर देते हैं कई बार. You also learned that winds and cyclones are caused by the differences in एयर प्रेशर. एंड ये जो विंड्स और साइक्लोन्स होते हैं वो क्यों होते हैं, बिकॉज एयर प्रेशर का डिफरेंस होता है एंड एयर का जो टेम्परेचर है उसके डिफरेंस की वजह से होता है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर, लेट अस फाइंड आउट. तो फोर्स और प्रेशर के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, तो वो हम देखते हैं आगे सेक्शन में. Try to push a nail into a wooden plank by its head. So एक जो नेल होता है ना, आयरन नेल, उसको वुडन प्लैंक पे पुश करने का ट्राई करना है उसके हेड की हेल्प से. Did you succeed? So आप सिंपली हेड को, ये जो नेल है उसके हेड को अपने फिंगर से प्रेस करके इसमें यहाँ पर पुश कर सकते हो क्या? It is not possible. Now try to push the nail by the pointed end. So अगर आप इसको यहाँ हेड वाले साइड से पुश करोगे ना तो ये नहीं जाएगा प्लैंक पे, बट अगर आप पॉइंटेड एंड से पुश करोगे सो क्या होगा, वो नेल जो है वो वुडन प्लैंक में चला जाएगा. Could you do it this time? So जब आप पॉइंटेड एंड से उसको पुश करो तब वो क्या हुआ, अंदर चला गया.
Try cutting vegetables with a blunt knife and then with a sharp knife. अब vegetable cutting अगर आप blunt knife से करोगे and sharp knife से करोगे तो भी आपको समझ आएगा difference. Which is easier? तो जब आप sharp knife से vegetables cut करोगे तो वो easily cut हो जाते हैं. Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail and the sharp end of the knife, plays a role in making these tasks easier? तो जब आप पॉइंटेड एंड से नेल को वुडन प्लैंक में पुश कर रहे हो सो क्या है वो अंदर जा रहा है वुडन प्लैंक में. एंड वैसे ही यहाँ पर जब शार्प नाइफ से आप कट करने का ट्राई कर रहे हो वेजिटेबल्स को तो वो वेजिटेबल्स जो है वो इजीली कट हो रहे हैं. So the force acting on unit area of a surface is called pressure. So यहाँ पर हमने क्या देख लिया, ये unit area है. So इस particular unit area पे जितना भी force apply हो रहा है वो क्या हो जाता है, pressure. एंड सेम वेजिटेबल्स के केस में है तो प्रेशर की हम डेफिनेशन क्या बता सकते हैं, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट. तो पर्टिकुलर एरिया पे जो भी फोर्स है वो क्या हो गया, प्रेशर. At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. So यहाँ पर हम सिर्फ क्या कंसिडर करते हैं, कौन से डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है, जब परपेंडिकुलर. दैट मीन्स कि सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे अगर फोर्स अप्लाई होता है हम सिर्फ वही अभी कंसिडर कर रहे हैं. अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या है. Note that the area is in the denominator in the above expression. So ये जो प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ एरिया जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर में है. सो द स्मॉलर द एरिया द लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस ऑफ द सेम फोर्स फॉर द सेम फोर्स. तो अब देखो प्रेशर एंड एरिया जो है इनवर्स रिलेशन है. दैट मीन्स कि जितना कम एरिया होगा ना उतना ही ज्यादा उस पर्टिकुलर जगह पे प्रेशर होगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में. एंड अगर एरिया इंक्रीज हो जाता है तो वही सेम फोर्स के लिए प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड. तो हेड और नेल का, नेल के हेड और टिप का अगर आप वो कंपेयर करोगे एरिया, तो ऑब्वियसली जो टिप है उसका एरिया कम है एंड हेड का एरिया क्या है, ज्यादा है. The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. इसीलिए जहां पर एरिया कम है वहां पर ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा तो जो पॉइंटेड एंड है वो इजीली वुडन प्लैंक में पुश कर सकते हैं. Can you explain now why shoulder bag are provided with a broad strap and not thin strap? तो इसलिए आपको भी समझ आया होगा ना कि जो शोल्डर बैग्स होते हैं उसमें थोड़ा सा ब्रॉड स्ट्रैप्स के होते हैं और थिन स्ट्रैप्स क्यों नहीं होते, बिकॉज एरिया ज्यादा होगा तो वहां पर क्या होगा, प्रेशर कम अप्लाई होगा. And why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges. और sharp edges क्यों होती हैं piercing and cutting के लिए, क्योंकि कम एरिया है, that means कि ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा एंड जो भी टास्क है वो इजीली कंप्लीट हो सकता है उस कंडीशन में. Now the question here is, do liquids and gases also exert pressure? तो गैसेस और लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्या? Does it also depend on the area on which the force act? So ये किस पे डिपेंड करता है, ये भी एरिया पे ही डिपेंड करता है कि कितना फोर्स एक्ट होगा. Let us find out. तो इसको फाइंड आउट करते हैं in the section pressure exerted by liquids and gases. तो यहाँ पर इसका आंसर तो मिल गया हमें कि do liquid and gases exert pressure. So क्या है वो, yes. अब क्या इफेक्ट होता है एंड क्या चेंजेस होते हैं वो हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी. एंड फर्स्ट इज एक्टिविटी 11.8. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. इसके लिए आपको क्या करना है, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब या फिर प्लास्टिक का पाइप लेना है. द लेंथ ऑफ द पाइप or tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. So ये length कितना लेना है, about 25 centimeter and जो diameter है वो 5 to 7.5 centimeter तक क्या लेना है. Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber, say a rubber balloon, and एक piece किसका चाहिए, rubber balloon,
Stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe and यहाँ पर जैसे देख रहे हो ना one end पे rubber sheet को tightly place करना है. Stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. Now hold the pipe at the middle, keeping it in vertical position. तो इस पाइप को ऐसे vertical position में रख के उसको hold करना है in the middle. Ask one of your friend to pour some water in the pipe. Then जब इसमें water pour करेंगे तो क्या होना है, हमें कुछ questions के answer find out करने हैं. Does the rubber sheet bulge out? तो जब इसमें water pour किया तो यहाँ से ये rubber sheet देखो bulge out हो जाएगी. Note also the height of the water column in the pipe. And ये आप और कैसे observe कर सकते हो, जो height of water column है उससे. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. तो यहाँ पर आपको height and जो bulging हो रही है तो दोनों observe करना है. Repeat the process a few more time. Can you see any relation between the amount of the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? So यहाँ पर आप सिर्फ height observe करो. ये जो bulging of balloon हो रही है ना, तो ये आप जनरली होली पे करते हैं ना कि वाटर बलून्स बनाते हैं. सो उसमें भी क्या है, वाटर से फिल कर रहे हैं, तो आपको क्या है, एयर भी उसमें फिल करनी पड़ती है. आप बलून में वाटर फिल करोगे तो वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हो जाती है उसकी मेम्ब्रेन, वो ऑलरेडी क्या होता है, स्वेलअप हो जाता है. तो दैट मीन्स कि वाटर क्या है, उस बलून की रबर शीट जो है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे वो क्या हो रही है, स्ट्रेच हो रही है. देन इन एक्टिविटी 11.9 टेक अ प्लास्टिक बॉटल. You can take a discarded water or soft drink bottle. तो यहाँ पर इस एक्टिविटी में भी आपको एक बॉटल चाहिए है. Fix a cylindrical glass tube a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. So यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है ना फिगर में, तो ये आपको एक cylindrical glass लगाना है. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. तो ये जो glass tube है ना, इसको क्या करो, हीट करके quickly बॉटल के बॉटम पे प्लेस कर दो. Make sure that the water does not leak from the joint. तो यहाँ पर ये जो joint रहेगा ना, उसको properly seal करना है जिससे लीकेज ना हो. And now if there is any leakage, seal it with molten wax. तो आप molten wax या किसी और चीज से आप उसको सील कर सकते हो. Cover the mouth of the glass tube with the thin rubber sheet as you did in activity 11.8. So जैसे अर्लियर एक्टिविटी में किया ना, यहाँ पर रबर शीट से कवर किया, वैसे ही यहाँ पर भी क्या करना है, रबर शीट से इस ग्लास ट्यूब के एंड को क्लोज करना है. Now fill the bottle up to half with water. अब उस बॉटल में वाटर फिल करना है. What do you observe? Why does the rubber sheet fixed to the glass tube bulge this time? तो आपने जब इसमें वाटर फिल किया तो रबर शीट जो फिक्स थी ग्लास ट्यूब से वो बल्ज आउट हुई क्या. Pour some more water in the bottle. अब क्या करना है, और वाटर पोर करना है. Is there any change in the bulge of the rubber sheet? So रबर शीट में कुछ चेंज आएगा क्या? So यहाँ पर हम देखते हैं इस कंडीशन में क्या होगा ना. नोट दैट द रबर शीट हैज बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर एंड नॉट एट द बॉटम. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो रबर शीट है ना वो साइड में है, ना कि बॉटम पर है. So does the bulging of the rubber sheet in this case indicates that the water exerts pressure on the sides of the container as well? So इस एक्टिविटी से क्या क्लियर हो जाएगा कि जो वाटर है ना वो किसी भी कंटेनर की साइड्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, नॉट ओनली ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर. Let us investigate further. तो हम इसको ही और इन्वेस्टिगेट करते हैं इन एक्टिविटी 11.10. यहाँ पर हमने 11.8 में क्या देखा कि वाटर जो है जिस भी कंटेनर में था तो डाउनवर्ड्स प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था. एंड इस एक्टिविटी से क्लियर हुआ क्या कि जो वाटर है वो साइड वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. 11.10 एक्टिविटी देखते हैं. Take an empty plastic bottle or a cylindrical container. You can take a used tin can or a used plastic bottle. So एक सिंपली बॉटल लेना है, कंटेनर या जार कुछ भी ले सकते हो. Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. So जो भी कंटेनर या बॉटल आप ले रहे हो उसके बॉटम पे होल्स करने हैं.
Make sure that the holes are not at the same height from the bottom. So जो चारों holes रहेंगे ना अलग अलग डायरेक्शन में, वो ये देखना है बस कि सेम डायरेक्शंस में सेम हाइट पर ही हो. नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर. आप क्या करना है उसमें वाटर फिल करना है. अगेन What do you observe? आप क्या ऑब्जर्व करना है उसमें हमें कि do the different streams of water coming out of the holes fall at the same distance from the bottle. So ये जब अलग अलग हाइट पे होंगे होल्स तो क्या ऑब्जर्व करना है. ये देखो जो वाटर की स्ट्रीम आ रही है ना होल से, तो वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है या फिर डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रही है. What does this indicate? एंड ये जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उससे क्या इंडिकेशन हमको मिलेंगे कि लिक्विड क्या करती है, एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ. तो अगर ये जो होल्स हैं वो सिमिलर हाइट पर होंगे उस कंडीशन में जो डिस्टेंस रहेगा स्ट्रीम्स का वो इक्वल होगा. एंड इन केस अगर ये होल्स जो है वो इरेगुलर हाइट पर होंगे उस कंडीशन में यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट हो जाएगा. दैट शोज कि अगर सेम डेप्थ है तो लिक्विड इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है. तो हमें यहाँ पर जो लिक्विड प्रेशर अप्लाई कर रहा है उससे तीन चीजें क्लियर हो गई कि वो क्या है, डाउनवर्ड्स प्रेशर अप्लाई करता है. सो सेकेंड था क्या कि लिक्विड जो है वो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे भी, जो कंटेनर है उसकी वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है. एंड थर्ड वन क्या पता चला हमें कि सेम डेप्थ अगर है तो उस कंडीशन में सेम और फिर इक्वल प्रेशर अप्लाई करता है लिक्विड. नाउ can you say that liquid exerts pressure on the wall of the container? So obviously yes, with the help of activity 11.9 हमें ये क्लियर हो गया कि लिक्विड्स जो है वो कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है कि डू गैसेस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर. सो गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्या? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. सो गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं एंड लिक्विड्स की तरह ही कंटेनर्स के वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं क्या? लेट अस फाइंड आउट. तो ये हम फाइंड आउट करते हैं आगे. When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? तो जब आप बलून को इन्फ्लेट कर रहे हो तो उसका माउथ क्या करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है. What happens when you open the mouth of an inflated balloon? तो इन्फ्लेटेड बलून का माउथ अगर आप ओपन करोगे तो क्या होगा, उसके अंदर जो सारी एयर है वो बाहर आ जाएगी. Suppose you have a balloon which has holes. तो अगर आपके पास कोई ऐसा बलून है जिसमें होल्स हैं, would you be able to inflate it? तो अगर उस बलून में होल्स है तो उसको इन्फ्लेट कर पाओगे आप क्या? बिल्कुल भी नहीं. इफ नॉट वाई? तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि नहीं कर सकते आप उसको इन्फ्लेट, बट ऐसा क्यों? कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस? तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि एयर जो है ना वो सारे ही डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड जहां से भी होल है वहां से वो एयर जो है वो पास आउट हो जाएगी. दैट इज वाई वो बलून जो है वो इन्फ्लेट नहीं होगा. Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has a puncture? तो अगर bicycle tube में पंक्चर होता है तो क्या है, उसमें एयर ज्यादा टाइम तक नहीं हो पाती है. दैट इज वाई आपको उसको रिपेयर कराना पड़ता है. डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून और अ ट्यूब? सो यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो एयर है ना वो किसी भी कंटेनर, फॉर एग्जाम्पल बलून या फिर जो ट्यूब होता है उसकी इनर वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करती है. So we find that gases to exert pressure on the walls of the container. So यहाँ पर हमारे रियल लाइफ कुछ एक्सपीरियंसेस से हम इजीली बोल सकते हैं कि गैसेस जो है वो भी कंटेनर की वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. जैसे कि लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वैसे ही सेम और गैसेस जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो अब यहाँ पर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में हमने पढ़ लिया है. अब क्या चीज है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. सो यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. सो बहुत ही कॉमन सी चीज है, हमने एयर के बारे में अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ाई कि हमारे सराउंडिंग में क्या है, एयर का एक एनवेलप है. दिस एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. एंड ये जो एयर का एनवेलप है उसे क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth.
एंड यही जो एटमॉस्फेयर है ना, ये अर्थ की सरफेस पे बहुत किलोमीटर्स तक स्प्रेड है. द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एंड जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो प्रेशर एक्सर्ट जो भी कर रही है ना, उसको ही क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. वी नो दैट प्रेशर इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया. सो हमने अभी प्रेशर की डेफिनेशन तो पढ़ी है, वो क्या होता है? पर यूनिट एरिया पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air is in this cylinder is the atmospheric pressure. So हमें pressure अगर पता है कि क्या होता है कि यूनिट एरिया पे जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है, सो अगर हम उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेट करें तो यहाँ पर क्या हो गया? एक किसका हेल्प से कर रहे हैं? हम एक सिलेंडर की हेल्प से कर रहे हैं. तो सिलेंडर का जो एरिया हो रहा है उसको हमने मान लिया क्या? यूनिट एरिया. एंड उसमें जो ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी फोर्स लग रहा है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, तो क्या हो गया? वो हो गया हमारा फोर्स. तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपॉन द यूनिट एरिया, दैट मीन्स द एरिया ऑफ सिलेंडर. सो इससे भी हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. बट हाउ लार्ज और स्मॉल इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लार्ज और कितना स्मॉल होता है? लेट अस गेट एन आइडिया अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड. तो इसका आइडिया हम लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी 11.11. टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर. इट लुक्स लाइक अ स्मॉल रबर कप. सो एक आपको यहाँ पर इस एक्टिविटी के लिए क्या करना है? एक रबर सकर जो होता है वो लेना है, वो स्मॉल रबर कप के जैसा होता है. नाउ प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस. उसको क्या करो? एक प्लेन स्मूथ सरफेस के ऊपर प्रेस करना है. तो उससे क्या होगा? डज इट स्टिक टू द सरफेस? अगर प्लेन स्मूथ सरफेस है तो वो जो रबर है वो स्टिक हो जाएगी उस सरफेस पे. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. कैन यू डू इट? तो देन उसके बाद प्रेस करने के बाद क्या करना है? आपको उसको पुल करना है रिमूव करने के लिए. तो इतना इजी नहीं होगा, क्योंकि क्या है ना, जो रबर सकर है वो सरफेस पे इजीली स्टिक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो भी एयर है ना वो वहां से एस्केप हो जाती है. So when you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. तो उसके अंदर जो भी एयर थी ना वो escape हो गई, वहां से बाहर निकल गई. तो the sucker sticks to the surface because the pressure of the air atmosphere acts on it. So जो atmosphere pressure था ना, उसके एक्शन से वो easily उस पे tightly stick हो जाता है. To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. And अगर उस sucker को remove करना है ना, तो इतना फोर्स अप्लाई तो एटलीस्ट होना ही चाहिए कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ओवरकम करे. दैट मीन्स कि जो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे ज्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई होना चाहिए. दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो इस एक्टिविटी के हेल्प से हमें क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मैग्नीट्यूड का आइडिया लग सकता है. In fact, it would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there were no air at all between the sucker and the surface. तो इन केस ये जो रबर सकर है एंड सरफेस के बीच में बिल्कुल भी एयर नहीं होगी, उस कंडीशन में इसको रिमूव करना या फिर वहां से उस सरफेस से पुल ऑफ करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा. डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज? तो इससे क्या है, हमको आइडिया लग जाता है कि जितना ज्यादा डिफिकल्टी उसको रिमूव करने में हो रही है उतना ही ज्यादा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. Now, here's a question of Bujho. If the area of my head were 15 centimeter by 15 centimeter, how much force एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड? तो उसके हेड का वो एरिया बता रहा है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर. दैट मीन्स कि कितना हो गया? 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो कितना जो फोर्स है वो उसका वो एयर एक्सर्ट करेगी उसके हेड पे. तो हम प्रेशर कैसे निकालते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. सो इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रेशर निकाल सकते हैं. अब प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन. एंड एरिया की यूनिट क्या हो गई? सेंटीमीटर स्क्वायर. और प्रेशर की यूनिट क्या है? पास्कल. तो यहाँ पर आपको ये जो यूनिट है वो भी पता होना बहुत जरूरी है. प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन,
एंड एरिया का तो पता है आपको, कॉमन सेंटीमीटर स्क्वायर इन दिस केस और इन अदर केस मीटर स्क्वायर ऑल्सो। सो ये जो यूनिट्स हैं ये हमने जब कैलकुलेशन किया तो यहाँ पर सोल्यूशन दिया हुआ है, द फोर्स ड्यू टू air in a column of the height of the atmosphere and the area 15 centimeter by 15 centimeter। so इससे रिलेट करके यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर बूझों का हेड जो है ना 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर, तो वैसे ही सिलेंडर का भी एरिया इतना है। उस कंडीशन में कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी एयर, इज नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी on an object of mass 225 kg, that is 2250 न्यूटन। तो वो कितना होगा, फॉर एग्जाम्पल ये हो गया बूझों का हेड, ये सिलेंडर लगा दिया जिसका एरिया क्या है, इक्वल है। तो इस एरिया में जितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा ना, फॉर एग्जाम्पल 225 वो केजी मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स अप्लाई होगा ना, उतना ही क्या आ जाएगा, ये हो गया फोर्स। इतने फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एरिया। सो ये हो गया क्या, मास, एंड ये हो गया एरिया। सो इसके हेल्प से निकाल सकते हैं हम क्या, फोर्स, एंड देन आ जाएगा हमारा क्या, प्रेशर। फोर्स आपको पता है, एरिया आपको पता है, तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। The reason we are not crushed under this force of gravity is that the pressure inside our bodies is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside। So अब ये क्वेश्चन आता है बूझो का, क्यों आया कि उसके हेड पे अब एयर इतना सारा प्रेशर अगर अप्लाई करेगी सो वो क्या होना है, उस प्रेशर के अंदर आ जाना चाहिए, बट क्यों नहीं आता है, बिकॉज हमारी बॉडी में भी इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर होता है, जिससे कि बॉडी और एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो बैलेंस है वो बना रहता है, एंड आपकी बॉडी जो है वो प्रेशर के अंदर में नहीं आती है। सो क्लियर है, यहाँ पर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्लियर होता है। एंड जो यूनिट्स हमने पढ़ी पास्कल्स एंड न्यूटन्स, ये भी क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें काफी हेल्प आते हैं। नाउ हियर इज सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। Otto von Guericke, a German scientist of the 17th century, invented a pump to extract air out of a vessel। तो ये एक साइंटिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा पंप इन्वेंट किया जिससे कि वेसल के अंदर से एयर एक्सट्रैक्ट की जा सके। With the help of this pump, he demonstrated dramatically the force of the air pressure। and उस पंप की हेल्प से क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो एयर प्रेशर होता है ना वो कितना फोर्स अप्लाई करता है। ही जॉइंड two hollow metallic hemisphere of 51 centimeter diameter each and pumped air out of them। so ये दो हेमिस्फीयर लगाए and दोनों का डायमीटर कितना 51 सेंटीमीटर। now he tries to pump air out of them, then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart। अब उसके अंदर की पूरी एयर एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोनों साइड पे ही क्या किए, 8 हॉर्सेस लगा दिए, एंड 8 हॉर्स लगाने के बाद भी ये जो हेमिस्फीयर्स थे उनको पुल करना इतना इजी नहीं था। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट। तो इतना ज्यादा एयर प्रेशर रहा कि ये जो हेमिस्फीयर है उनको पुल अपार्ट करना डिफिकल्ट था हॉर्सेस के लिए भी। दैट मीन्स एंड दैट शोज कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो काफी हाई है, बिकॉज एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर है, एंड एयर और गैसेस क्या है, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। दैट इज वाई एयर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है। सो यहाँ पर चैप्टर एंड होता है। इनकेस अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हो चैप्टर में कोई टॉपिक में, सो आप पूछ सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 2 एग्जाम्पल्स of situations in which you push or pull to change the state of motion। so यहाँ पर आपको किस चीज का एग्जाम्पल बताना है, तो आप किसी भी चीज को पुश या पुल करके उसमें क्या कर रहे हो, चेंज लेकर अगर आते हो उसके शेप में, तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज अगर आता है तो यहाँ पर हमें वो बताना है। तो हो जाएगा कि अगर आप डोर को पुश कर रहे हो तो उससे क्या है, डोर ओपन या क्लोज हो जाएगा, या फिर आप डोर को पुश या पुल करोगे तो डोर ओपन या क्लोज होगा। ड्रॉर को अगर आप पुश करते हो तो ड्रॉर क्या है, क्लोज हो जाती है। आप वुडन बॉक्स को पुश कर रहे हो तो उसका मोशन है, उसमें मोशन हो रहा है एंड पोजीशन चेंज हो रही है। देन अगर आप रोप को पुल कर रहे हो वाटर ड्रॉप करने के लिए, सो उस कंडीशन में क्या है, वाटर रोप जो है अपसाइड आ रही है। हॉर्स को पुल करते हैं, जो हॉर्स कार्ट को पुल कर रहा है, या फिर बुलक्स जो होते हैं वो कार्ट को पुल करते हैं। सो ये सारे ऑप्शंस में क्या है और एग्जांपल्स में क्या है,
कि पुल एंड पुश के थ्रू ऑब्जेक्ट्स में मोशन आ रहा है, दैट मीन्स कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। मोशन इज सिंपली मूवमेंट एंड मूवमेंट में जनरली क्या होता है, पोजीशन चेंज होती है। सो यहाँ पर ये तो एग्जाम्पल सिंपल थे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या बताने हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जो अप्लाइड फोर्स है उसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट में शेप में चेंज आ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रबर बैंड है, रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं हम तो उसमें शेप चेंज होता है। देन क्ले का आप फोर्स अप्लाई करके शेप चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो। उसके अलावा जो डो है, फ्लोर का डो बनाते हो चपातीस बनाने के लिए, उस पर भी फोर्स अप्लाई करके क्या किया जाता है, शेप चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स बता दिए। आपको कोई और सुटेबल एग्जाम्पल्स मिलता है तो आप वो भी यहाँ पर पुट कर सकते हो। देन थर्ड क्वेश्चन इज fill in the blank in the following statement। तो यहाँ पर हमें फिलअप बताने हैं। फर्स्ट इज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू। अगर आपको वेल से वाटर ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, रोप को पुल करना पड़ता है, ऊपर की तरफ खींचना पड़ता है, दैट मीन्स की पुल करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट ब्लैंक इज पुल। Second one is a charged body blank and uncharged body towards it। So एक charged body जो है वो uncharged body को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल आप बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि आप पेपर के छोटे छोटे से पीस करो एंड स्केल को किसी नैपकिन से रब करो, देन उस स्केल को पेपर के पास लेके जाओगे तो क्या होगा, वो जो पेपर के पीसेस हैं वो स्केल पे अट्रैक्ट होंगे एंड स्टिक होने का ट्राई करेंगे। दैट मीन्स कि जो आपने स्केल को रब किया तो उससे क्या हुआ, उसमें हीट जनरेट हुई, चार्ज जनरेट हुआ, तो वो क्या हो गया, चार्ज बॉडी, एंड पेपर जो थे वो क्या है, अनचार्ज बॉडी। तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है। देन सेकेंड वन, थर्ड ब्लैंक है टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ब्लैंक इट। अगर किसी लोडेड ट्रॉली को मूव कराना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको सिंपल है, पुश करना पड़ेगा, उसी कंडीशन में वो मूव करेगी। फोर्थ वन इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। तो दोनों ही मैग्नेट की नॉर्थ पोल हैं, दैट मीन्स की सिमिलर पोल्स हैं। सिमिलर पोल्स में क्या होता है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, तो सिमिलर पोल्स में होता है रिपल्शन। यहाँ पर आ जाएगा क्या, रिपेल। तो दोनों मैग्नेट की नॉर्थ पोल हैं, दैट इज वाई क्या होगी, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an archer stretches her bow while taking aim at the target, she then releases the arrow। तो एक आर्चर है, वो क्या कर रही है, अब टारगेट की तरफ एम कर रही है एंड उसके लिए एरो रिलीज किया, which begin to move towards the target, and वो एरो क्या हो रहा है, टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms। So यहाँ पर ये जो terms दिए हुए हैं ना, इनको यूज करके हमें ये फिलअप्स बताने हैं। So first one क्या है, to stretch the bow the archer apply a force that causes change in its। तो जब बो को स्ट्रेच किया ना तो उसके लिए क्या करना पड़ा, फोर्स अप्लाई हुआ, एंड इस फोर्स अप्लाई करने से क्या हुआ, चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है, बिकॉज जो बैंड था या बो है वो स्ट्रेच हो रहा है, दैट मीन्स की शेप चेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आ जाएगा, शेप। देन सेकेंड क्या है, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक फोर्स। सो कौन से टाइप का यहाँ पर फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये तो सिंपल है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, बिकॉज जो आर्चर है वो बो को टच किए हुए है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, बट कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, मस्कुलर फोर्स। तो बी में आ गया मस्कुलर फोर्स। देन सी इज व्हाट, द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में चेंज इन मोशन हो रहा है फोर्स अप्लाई करने से, मतलब जो यहाँ पर एरो में चेंज इन मोशन है, तो वो किसका रिजल्ट है, किसकी हेल्प से हो रहा है, वो कॉन्टैक्ट फोर्स की हेल्प से हो रहा है, क्योंकि ये जो मस्कुलर फोर्स अप्लाई किया ना, तो मस्कुलर फोर्स किसका एग्जाम्पल है, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। देन फोर्थ वन इज व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स इट्स टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू। तो जो एरो जो मूव कर रहा है ना टारगेट की तरफ, तो उस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वन तो क्या आ जाएगा, ग्रेविटी, एंड सेकेंड वन होगा एयर क्या कर रही है,
फ्रिक्शन, एंड जो एक और फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ग्रेविटी, क्योंकि हमने अभी चैप्टर में पढ़ा कि हर एक ऑब्जेक्ट क्या करती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसके पास होता है, एंड एयर क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लगाएगा, एंड फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है, जो कि क्या करता है, मोशन को अपोज करता है। तो वो एरो को किसी भी डायरेक्शन में जाने से, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि एरो अगर निकला है तो एम से भटक के कहीं भी चला जाए, तो ये फ्रिक्शन है उसको एक प्रॉपर पाथ में फॉलो करने के लिए हेल्प करता है, एंड यहाँ जो ग्रेविटी है वो उसको मूव करने में हेल्प कर रहा है। तो दो फोर्स यहाँ पर एक्ट करते हैं, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नाउ क्वेश्चन 5th इज, इफ in the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it act। तो ये जो situations दी है इसमें ये बताना है कि कौन सा एजेंट जो है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है एंड कौन से ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है, एंड थर्ड क्या बताना है आपको कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या हो रहा है हर एक सिचुएशन में। तो फर्स्ट क्या है, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट द जूस। तो लेमन के पीस को स्क्वीज करने से क्या है, फिंगर्स की हेल्प से इसको स्क्वीज कर रहे हैं, एंड किस लिए कर रहे हैं, जूस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर एजेंट क्या हो जाएगा, जो हमें एजेंट बताना है वो क्या हो गया, फिंगर्स हो गया, ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स एक्ट हो रहा है वो क्या हो गया, लेमन, एंड द स्टेट ऑफ इफेक्ट क्या हो रहा है कि जूस आ रहा है, एंड फोर्स के एक्शन से क्या हुआ, लेमन के पीस का शेप चेंज हो रहा है। क्लियर है। तो लेमन स्क्वीज जब हम करेंगे तो एजेंट क्या है उस पर फोर्स एक्सर्ट करने वाला, फिंगर्स, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, लेमन पीस, एंड द इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, चेंज इन द शेप ऑफ लेमन। देन बी क्या हो गया, टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम द टूथपेस्ट ट्यूब। सो टूथपेस्ट ट्यूब से जो पेस्ट आप ले रहे हो तो उस टाइम पे क्या क्या होगा, यहाँ पर भी जो हैंड्स और फिंगर्स हैं वो पर्सन की वो एजेंट्स होंगी जो फोर्स एक्ट कर रही है, एंड किस चीज पे फोर्स एक्ट हो रहा है, तो टूथपेस्ट की जो ट्यूब है उस पे फोर्स एक्ट होगा, एंड ये फोर्स का जो इफेक्ट है वो क्या होगा, चेंज ऑफ शेप, क्योंकि ट्यूब में भी अगर आप प्रेस करोगे तो उसका शेप चेंज होता है। क्लियर है। देन सी जो है, अ लोड सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग व्हाइल इट्स अदर एंड इज ऑन हुक फिक्स्ड ऑन अ वॉल। सो एक लोड जो है वो स्प्रिंग से सस्पेंडेड है और उसका दूसरा एंड कहां पर है, जो दूसरा हुक है वो एक वॉल से फिक्स्ड है। तो इस कंडीशन में एजेंट क्या हो जाएगा, जो लोड सस्पेंडेड है ना वो एक एजेंट है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्प्रिंग है जिसपे फोर्स एक्ट हो रहा है, एंड इससे क्या हो रहा है, स्प्रिंग स्ट्रेच हो रही है, उस कंडीशन में भी स्प्रिंग में क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है। क्लियर है। सो यहाँ पर तीनों में ही एक्शन ऑफ फोर्स क्या हुआ, शेप चेंज, सिर्फ एजेंट एंड ऑब्जेक्ट चेंज हो रहे हैं। थर्ड वाली का फोर्थ कंडीशन में क्या है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। तो एथलीट क्या कर रहा है, हाई जंप कर रहा है, एंड उससे क्या होगा, वो जंप करने से बार को उसे क्रॉस करना है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा ना कि जो एजेंट है वो हो गए क्या, एथलीट की मसल्स, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, एथलीट हिमसेल्फ क्योंकि वो खुद से ही मूव कर रहा है, एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एथलीट बिकॉज ही इज जंपिंग द बार, जंपिंग टू क्रॉस द बार। सो यहाँ पर क्लियर हो गया ना कि एजेंट क्या है, मसल्स ऑफ एथलीट, ऑब्जेक्ट क्या है, एथलीट हिमसेल्फ, and the effect of motion is change in the state of motion of athlete। so ये आंसर भी हो गया कंप्लीट यहाँ पे। then question 6th है, a blacksmith hammer a hot piece of iron while making a tool, how does the force due to hammering affect the piece of iron। so जब hammering कर रहा है blacksmith तो क्या होगा, वो आयरन का शेप चेंज होगा। क्लियर है ना कि आयरन को हॉट करके हैमरिंग करने से क्या होता है, शेप चेंज। हमने मेटल एंड नॉन मेटल में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मेटल की कि उसको बीट करके या फिर मेल्ट करके किसी भी दूसरे शेप में हम मोल्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर हैमरिंग करके, बीट करके आयरन को क्या है, दूसरे शेप में मोल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या इफेक्ट हो रहा है, चेंज इन द शेप ऑफ आयरन, एंड आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड टूल और एनी अदर ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया ना। देन 7th क्वेश्चन है, an inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth। तो एक बलून को क्या किया ना, सिंथेटिक क्लॉथ से रब किया और उसको
वॉल के अगेंस्ट प्रेस किया, इट वॉज फाउंड दैट बलून स्टिक्स टू द वॉल। सो वो बलून जो था वो स्टिक हो गया वॉल से। ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बलून एंड द बॉल? तो कौन सा फोर्स अप्लाई हुआ है यहाँ पर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने अभी पढ़ा भी है ना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? एक चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है वो हो गया क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पर भी क्या है? बलून एक चार्ज बॉडी है एंड वॉल अनचार्ज्ड बॉडी है, दोनों के बीच में क्या अप्लाई हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Now question 8 is, name the forces acting on a plastic bucket containing water held above ground level in your hand. So एक bucket आप अपने hand में पकड़े हो तो उसमें बताना है कि कौन कौन से force act हो रहे हैं. Discuss why the force acting on the bucket do not bring a change in the state of its motion. And उसके बाद ये भी बताना है कि जो force apply हो रहा है तो force apply होने की वजह से उसके motion में क्यों change नहीं आ रहा है. तो first हम क्या बताते हैं कि कौन से forces अप्लाई हो रहे हैं. तो फर्स्ट वन तो क्या हो जाएगा कि जो मस्कुलर फोर्स है वो, क्योंकि आप अपने हैंड से बकेट को पकड़े हो, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ एंड कॉन्टैक्ट में भी क्या है? हैंड्स इन्वॉल्व है, बॉडी पार्ट इन्वॉल्व है, तो वो क्या हो गया? मस्कुलर फोर्स. सेकेंड फोर्स क्या अप्लाई होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो बकेट को डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में रखा हुआ है. सो अब ये दोनों फोर्सेस से मोशन में चेंज क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज दोनों ही इक्वल है एंड ऑपोजिट है. कैसे? मस्कुलर फोर्स जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया हुआ है क्योंकि ये आपके हैंड से आपने यहाँ पर इस बकेट को पकड़ा हुआ है. तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है? दूसरे डायरेक्शन में है. तो दोनों क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है. दैट इज वाई वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और जो मोशन है वो नहीं होगा. Now question 9. A rocket has been fired upward to launch a satellite in its orbit. So एक rocket launch हुआ. Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad. So जैसे ही वो रॉकेट जो लॉन्चिंग पैड लीव करता है तो कौन से दो फोर्सेस अप्लाई होते हैं? सो फर्स्ट फोर्स तो क्या हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है अर्थ का जो रहेगा, क्योंकि अब अर्थ से लॉन्चिंग पैड, अर्थ पे ही है ना लॉन्चिंग पैड, तो वहां से रॉकेट अगर जा रहा है तो फर्स्ट फोर्स तो अप्लाई होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड सेकेंड जो होगा वो क्या रहेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है? एयर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ एयर जो है वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा. एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो डाउनवर्ड है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? उसको अर्थ के कांटेक्ट में रखेगा एंड फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपवर्ड जाने में हेल्प करेगा. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन. देन लास्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ a dropper with its nozzle kept in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bubble, water gets filled in the dropper. So आप जो ड्रॉपर है उसकी नोजल को, उसका बल्ब जो है वो प्रेस करके फिर उसकी नोजल को क्या करते हो? वाटर में डालते हो. एंड देन जैसे आप उसका बल्ब को रिमूव करते हो, एस्केप करते हो, हैंड वहां से रिमूव करते हो, तो क्या है? नोजल से वाटर उस बल्ब में आ जाता है. Then the rise of water in the dropper is due to, तो वो जो ड्रॉपर में वाटर राइज हो रहा है वो किसकी वजह से है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यहाँ पर और दूसरे जो प्रेशर है वो भी हम देख लेते हैं कि प्रेशर ऑफ वाटर नो, बिकॉज क्या है? आप वाटर में ड्रॉपर को पुट कर रहे हो तो इस सिचुएशन में वाटर कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करेगा. ग्रेविटी ऑफ अर्थ, सो ग्रेविटी ऑफ अर्थ की हेल्प से कोई भी चीज नीचे जाती है, नॉट अपवर्ड्स. थर्ड इज शेप ऑफ द रबर बल्ब, तो ये शेप डिपेंडेंट एक्शन नहीं है. लास्ट जो दिया हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो बल्ब में क्या हुआ? प्रेशर क्रिएट हुआ एंड उसकी वजह से ये जो वाटर है वो बल्ब में, इस ड्रॉपर में जाता है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. सो यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड होते हैं. आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे. इन केस कहीं पर भी कोई डाउट होता है या फिर लिखने में आपको डिफिकल्टी आती है, सो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. एंड जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े फोर्स एंड प्रेशर, ये आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज आपको नेक्स्ट 9th एंड 10th क्लास में भी ये सारा और डिटेल में आएगा, तो एटलीस्ट आप यहाँ पर अपने बेसिक्स क्लियर कर लें. थैंक यू एंड स्टडीड वेल.